ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास तक हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने कुछ चीजें नई डिफाइन करी थी जिससे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर पाते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ससेप्टिबिलिटी। वो कैसे आई थी, क्या हुआ था, वो समझते हैं। हमने सबसे पहले डिफाइन करा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज Ni इनटू इसका यूनिट वेक्टर लेट्स से ई कैट। किसी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है हमने पढ़ा था म्यू 0 Ni होती है, और अगर अंदर मीडियम हो तो म्यू Ni लिखते हैं। इसमें जो Ni टर्म है दिस इज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस Ni टर्म में मीडियम की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाती है और आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो इस Ni टर्म को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर दी थी जिसे बोलते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको हमने सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसको हमने रिप्रेजेंट करा H से। H का यूनिट हमने देखा था एम्पेयर पर मीटर आता है ना। अच्छा, इस H से क्या हमें फायदा हुआ था कि हम ये समझ पा रहे थे कि भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी बस H में मल्टीप्लाई होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब मटेरियल्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्यों आती है, इसका रीजन समझने की कोशिश करी तो दैट वाज मैग्नेटाइजेशन। हर मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हो सकता है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाए। जो भी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम क्या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ी थी, वो प्रोपोर्शनल थी H के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी उतने ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ जो कांस्टेंट था, यहाँ जो चीज आ रही थी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, उसे कह दिया था ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी डिफाइंस की मटेरियल में कितना अच्छे से मैग्नेटाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। अभी ससेप्टिबिलिटी हमने चेक करी थी कि भाई कुछ मीडियम, अच्छा इसका रिलेशन भी देखा था हमने रिलेटिव परमेबिलिटी से। मीडियम का परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी का रेशो इज रिलेटिव परमेबिलिटी एंड दैट इज 1 प्लस काय, ये अपन ने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में जो भी मैंने क्वांटिटीज डिफाइन करी थी उसको शॉर्ट में बताया है, ओके। नाउ इसके आगे हमने फिर पढ़ा था मटेरियल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं अपन। डायमैग्नेटिक आर लाइक डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कम रहती है। सेम इज द केस विथ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। उनमें भी क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर पैरामैग्नेटिक पढ़ा था। पैरामैग्नेटिक में थोड़ी इंक्रीज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी ज्यादा आती है, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर अपन ने फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करा था। तो ये चीजें अपनी चल रही थी, है ना। इसको अपन एनसीईआरटी से कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी चीज का कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आपने अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं एनसीईआरटी से? अर्थ मैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी से, तो हर चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ा कि नहीं अच्छे से? उसमें कोई डाउट हो क्या? बच्चे बोल रहे यस पढ़ा है, वेरी गुड। कोई डाउट क्या उसमें? नहीं, चलो ठीक है। फिर अपन आज आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि हम आज BB1 डिस्कस करेंगे। BB1 डिस्कशन की भी बात हुई थी अपनी, है ना। मैग्नेटिज्म का BB1। देखिए मैंने आपको ये एनसीईआरटी शेयर करी है, ये सब अपना हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म भी हो चुका था, देन ये सब पॉइंट्स हो चुके थे। हम डायमैग्नेटिज्म पढ़ चुके थे, हमें फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, पढ़ना बाकी था। उसके जस्ट पहले हमने डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म कंप्लीट करा था। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म से। चलो कौन स्टार्ट करेगा? निमित, हमें हेल्प कर सकते हो पढ़ने में? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड इसको अपन बड़ा कर ले थोड़ा।
ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। Ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get strongly attracted to a magnet. ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बिल्कुल उनके जैसी प्रॉपर्टी है बट स्ट्रांग है। फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक के जैसी सब कुछ है, बस उनसे और ज्यादा प्रॉपर्टीज है, उनसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, चलो आगे। The individual atoms or ions or molecules in a ferromagnetic material possess a dipole moment as in a paramagnetic material. However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain. मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम, Macroscopic volume called domain. डोमेन। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों में ही हर एटम का अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये छोटे छोटे से रीजन्स में इकट्ठा होकर, मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी है वो इकट्ठा होकर एक रीजन क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डोमेन्स। इन डोमेन की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखता है। जैसे आप ये जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये उन्होंने वो डोमेन्स दिखा रखे हैं, ये जो व्हाइट कलर में लाइंस है, दीज आर शोइंग बाउंड्रीज इन डोमेन्स, एंड ये एरोज जो है दीज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन द डोमेन्स। तो डोमेन मतलब कि छोटे छोटे से मैग्नेट्स जैसे बन गए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। The explanation of this cooperative effect requires quantum mechanics and is beyond the scope of this textbook. Each domain, ये बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना डोमेन फॉर्मेशन, ये हम नहीं समझ सकते बिकॉज दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, और वो हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो डोमेन क्यों बन रहे हैं ये रीजन हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम बस याद रखना है इसमें डोमेन बनते हैं। चलो, each domain has a net magnetization. Typical domain size is 1 mm and the domain contains about 10 to the power 11 atoms. In the first instant, the magnetization varies randomly from domain to domain and there is no bulk magnetization. This is shown in figure 5.13a. When we apply an external magnetic field B0, the domains orient themselves in the direction of B0 and simultaneously the domain oriented in the direction of B0 grow in size. दो चीजें बोली यहाँ पर। When we apply an external magnetic field B0, the domains orients themselves in the direction of B0. तो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं थे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहते हैं, एंड साइमल्टेनियसली द डोमेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ B0 ग्रो इन साइज। अब जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थे डोमेन, उनका साइज बढ़ने लगता है, दे ग्रो इन साइज। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे सबको? जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है ये समझा अपन ने। तो जैसा हमारे पास ये जो नीचे वाला डायग्राम है वही दिखा रहा है, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेन्स अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। This existence of domains and their motion in B0 are not speculations. One may observe this under a microscope after sprinkling a liquid suspension of powdered फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, सो पाउडर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम अगर स्प्रिंकल कर दे और उसको माइक्रोस्कोप में देखे तो वहां ये साफ साफ दिखता है ऐसा होते हुए। तो ये कोई स्पेकुलेशन नहीं चल रही थी हमारी, है ना, ऐसा हमको सच में दिखता है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही सबको? आगे बढ़ते। This motion of suspension can be observed. Figure 5.12b shows the situation when the domains have aligned and amalgamated to form a single giant domain. ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि पूरा मटेरियल के अंदर जितने छोटे छोटे डोमेन थे सब मिलकर बड़ा डोमेन बना लिया। ठीक है,
चलो, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म का कॉज समझ में आ रहा है हमको। Why ferromagnetic substances are showing strong magnetic properties, क्योंकि उनमें ना डोमेन्स बन जाते हैं। ये क्लियर हो रहा है? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें इंडिविजुअल एटम अलग अलग है। यहाँ पर क्या होता है, एटम्स के बड़े बड़े क्लस्टर्स बन गए जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं। तो क्लस्टर्स में होने से रैंडमनेस यहाँ पे कम है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलो अगला आगे पढ़ते फिर। Thus, in a ferromagnetic material, the field lines are highly concentrated. In non-uniform magnetic field, the sample tends to move towards the region of high field. We may wonder as to what happens when the external field is removed. In some ferromagnetic materials, the magnetization persists. Such materials are called hard magnetic materials or hard ferromagnets. ठीक है, Alnico कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दे, स्टिल मटेरियल में मैग्नेटिज्म थोड़ा बच जाता है, मतलब उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोल देते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, एलनिको इसका एग्जांपल है, पढ़ते आगे। Alnico, an alloy of iron, aluminium, nickel, cobalt, and copper, is one such material. The naturally occurring lodestone is another. Such materials form permanent magnets to be used among other things as a compass needle. On the other hand, there is a class of ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on removal of the external field. एक्सटर्नल फील्ड, कुछ मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन गायब हो जाता है जैसे एक्सटर्नल फील्ड हटाओ। ठीक है, तो उनको अपन अप्रोप्रिएटली क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, हाँ। Soft iron is one such material. Appropriately enough, such materials are called soft ferromagnetic materials. There are a number of elements which are ferromagnetic: iron, cobalt, nickel, gadolinium, etc. The relative magnetic permeability is greater than 1000. और ये फैक्टोरियल नहीं है। मेरे से कुछ बच्चों ने पूछ लिया था कि ये फैक्टोरियल है क्या, नहीं है ना, ये फैक्टोरियल नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, चलो आगे। The ferromagnetic property depends on temperature. At high enough temperature, a ferromagnet becomes a paramagnet. The domain structure disintegrates with temperature. This disappearance of magnetization with temperature is gradual. It is a phase transition reminding us of the melting of a solid crystal. The temperature of अब बात कर रहे हैं, ये समझो, ये पॉइंट बहुत काम का है सबके लिए। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जैसे पैरामैग्नेटिक भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थे, हमने पढ़ा था क्यूरीज लॉ, वैसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। मैग्नेट को बहुत ज्यादा हीट अप कर दो तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, मतलब बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है। द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, ऑफ कोर्स इसलिए हुआ होगा ऐसा। दिस डिसअपेरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल। ये धीरे धीरे होता है, और ये एक तरह से फेज ट्रांजिशन जैसा भी है, जैसा हमको मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल में दिखता है। कहना क्या चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेरोमैग्नेट एक टेम्परेचर तक तो फेरोमैग्नेट रहेगा, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि अब टेम्परेचर बिना बढ़े जो भी आप हीट दे रहे हो, मटेरियल हीट अब्सॉर्ब करता है और धीरे धीरे वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर पूरा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि वाटर को अगर अपन सॉलिड फॉर्म में आइस में ले, उसको हीट सप्लाई करे तो टेम्परेचर बढ़ेगा अप टू 0 डिग्री। उसके बाद फिर क्या होगा, 0 डिग्री पे पहले वो पूरा मेल्ट होगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, है ना। तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर होती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जाके पूरा पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखें, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो पहले तो ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसी रहेगी जब तक वो फेरोमैग्नेटिक है। फिर अचानक जैसे ही क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर गए तो वो पैरामैग्नेट बन जाते हैं। तो फिर ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता है लाइक दिस। समझ में आ रहा है ग्राफ है?
द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन, जिस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन होता है, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेट इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। चलो क्या ये सब क्लियर है? ठीक है, एक टेबल दी है नीचे जिसमें क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सर्टेन फेरोमैग्नेट्स आर शोन and the susceptibility above the Curie temperature is in paramagnetic phase is described by this expression। तो हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिज्म में भी ये इसी टाइप की इक्वेशन, टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है काय, सेम टाइप की सिचुएशन यहाँ है, बस जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उससे इनवर्स रिलेशन रखेगा। चलो क्या ये अच्छे से क्लियर हो गया? मैंने जो ग्राफ बताया वो आपको समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है ना? तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को एक बार ध्यान से देखो, जस्ट अ मिनट, कहीं मुझसे गलत टच हो गया। हाँ, टेबल को ध्यान से देखो, तो लास्ट का जो मटेरियल है ना इसमें, गैडोलिनियम, ये देखो 317, मतलब करीब 44 डिग्री पर ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरो से पेरा में। मतलब रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट, अपने इंडिया में तो इतना गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच ही जाता है ना? तो इसको किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है बहुत कम टेम्परेचर पर ही। फिर कोबाल्ट जैसे भी मटेरियल है हमारे पास जिनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना? ठीक है, आई होप कि ये सब क्लियर है आपको। ये टेम्परेचर याद रखना, याद नहीं रखना मतलब ध्यान रखना कि कौन क्या कितने हाई टेम्परेचर पे पैरों से पैरा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल है हमारे लिए, ये भी अच्छा एग्जांपल है, हमारे काम का एग्जांपल है। क्वेश्चन पढ़ते अपन क्या है। A domain in a ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, आयरन का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें एक डोमेन दिया है, वो क्यूब के शेप का है, और उस क्यूब की साइड लेंथ दे रखी है, देखो आपको कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। अब आपसे पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन द डोमेन। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने होंगे, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या क्यूब का? बताओ, क्या इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल पाओगे? है ना, क्योंकि हमको साइड लेंथ दे रखी है, वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं हम तो। ठीक है, आफ्टर द वॉल्यूम अब मुझे देखो डेंसिटी दी है, तो यूजिंग दिस डेंसिटी मैं मास निकाल सकता हूँ, विच इज गोइंग टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास निकल जाएगा, और जो भी मास निकला उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, दिस विल बी द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन दैट मच वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितने आयरन के एटम है वो मिल जाएगा हमको नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो पहले तो हमसे ये पूछा था कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन द डोमेन, तो ये बता सकते हो आप। ये तो एक तरह से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया ना। बताओ क्या चीज समझ में आई? चलो, उसके बाद पूछा है द मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट। तो अगर ये इतने नंबर ऑफ आयरन एटम जिनके हर एक का अपन को डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयरन एटम जो भी है n इंटू एन है इंटू एक का डायपोल मोमेंट जितना है, दिस विल बी द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। दिस इज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। बोलो सही बात है, ये मैक्सिमम डायपोल मोमेंट बनेगा, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो, है ना? वो बता सकते हैं फिर अपन। बस यही पूछा उन्होंने, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट क्या हो सकता है। फिर पूछा मैग्नेटाइजेशन क्या होगा। मैग्नेटाइजेशन जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट करा था, वो था डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये भी निकाल सकते हो आप, टोटल डायपोल मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूम। चलो क्या ये सब समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमने देखा बेस्ड ऑन अपने जो भी थ्योरी थी उस पर। आगे आगे बढ़ते हैं अपन। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज चालू हो रही है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज बोल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। The relation between B and H in ferromagnetic materials is complex. It is often not linear. पता है बी क्या है? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। एच क्या है? अपन ने बोर्ड पे लिखा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, एच क्या है? एन आई, एन इंटू आई, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ वो भी बोलते थे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एच में रिलेशन अपन ने देखा था कि बी इक्वल टू म्यू एच, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन भी नहीं है जो हमने पढ़ लिया था, वो तो आपको ऐसे ही हमने आसान चीज बता दी थी, है ना। एक्चुअल रिलेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिलेशन इन बी एंड एच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो इतना आसान नहीं है कि बस न्यू टाइम हो जाता है। ठीक है, अब वो समझते हैं कि कैसा है। आगे, It is often not linear and it depends on the magnetic history of the sample. Figure 5.14 depicts the behavior of the material as we take it through one cycle of magnetization. Let the material be unmagnetized initially. We place it in a solenoid and increase the current through the solenoid. The ठीक है, तो magnetic क्या कर field. रहे हैं, एक मिनट, क्या कर रहे हैं ये लोग? एक उन्होंने कोई सॉफ्ट आयरन का पीस लिया या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पीस लिया, उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पीस को एक सोलोनॉइड के अंदर रखा। तो एक सोलोनॉइड है, उसके अंदर दे आर प्लेसिंग अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा। अब उस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो उस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यहाँ वाई एक्सिस पे ले लिया। सोलोनॉइड में जो करंट था उससे जो इसमें एच क्रिएट होगा, दैट इज एन इंटू आई, उसको उन्होंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और बी और एच के बीच में कर्व बना रहा है। ठीक है, द करंट इन द सोलोनॉइड धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है, सोलोनॉइड एंड इंक्रीज द करंट इन द सोलोनॉइड। तो इससे क्या हो रहा है? एच धीरे धीरे बढ़ रहा है, एच के इंक्रीमेंट, एच धीरे 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 हम इस एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, एच को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में मटेरियल अनमैग्नेटाइज था, नॉन मैग्नेटाइज था। तो नॉन मैग्नेटाइज था तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट या जो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी जीरो आएगी, बी जीरो आएगा। जैसे जैसे हम मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल बढ़ती है, ये वाला कर्व फॉलो होता है, देखो O2A। आई बात, ये शुरू में क्या हो रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। निमित, The magnetic field B in the material rises and saturates as depicted in the curve OA. This behavior represents the alignment and merger of domains until no further enhancement is possible. It is pointless to increase the current and hence the magnetic field intensity H beyond this. Next, तो we decrease क्या हुआ H. अभी? क्या हुआ? हमने एच बढ़ाते गए, एच बढ़ाते गए, जिससे मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ते गई, धीरे धीरे बी बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो गई। जितना भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स के डोमेन्स थे, सब की सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अब एच को और बढ़ाने से कोई सेंस है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब एच को और बढ़ाया नहीं जा रहा है, अब वो धीरे धीरे एच को कम कर रहे हैं। कैसे? पहले उन्होंने करंट को बढ़ाया, ये करंट का ग्राफ जैसे करंट बढ़ाया, अब करंट को कम करते जा रहे हैं, टाइम के साथ करंट को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट को कम करेंगे तो एच भी कम होते जाएगा। तो एच कम करते हैं ना, सो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में धीरे धीरे कम होती है, कम होती है, कम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। एच को तुम धीरे धीरे जीरो कर गए, करंट को जीरो करके आपने एच को जीरो कर दिया, लेकिन मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है, समझे? अभी जस्ट थोड़ी देर पढ़ा था अपन ने, एल निको एग्जांपल होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग बच जाती है। बोलिए, है ना। सो एच को जीरो कर दिया हमने, स्टिल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में जीरो नहीं हुई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच गए। तो जितनी भी बची हुई मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो यहाँ पे लिखा है अपने पास आगे। अब नाउ वी डिक्रीज एच एंड रिड्यूस इट टू जीरो एट एच इक्वल टू जीरो, बी इज नॉन जीरो,
दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए बी। तो ए से लेके बी तक का जो एक कर्व है, देखो बी पॉइंट लिखा है, ये समझा रहा है यही चीज को कि एच जीरो कर रहे हैं लेकिन बी जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, एच जीरो पे जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बची है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बची उतना ज्यादा मटेरियल का रेमिनेंस है या रिटेंटिविटी ज्यादा है। चलो, क्या है पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं हम, अब करंट को अपोजिट फ्लो करा रहे हैं सोलेनॉइड में। तो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने वाला हूं मैं। करंट को अपोजिट बढ़ा रहे हैं मतलब एच को यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हम इंक्रीज कर रहे हैं, एच को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। उससे क्या होता है, मटेरियल में जो बची हुई फील्ड है ना, पहले तो धीरे धीरे एच बढ़ाने से, धीरे धीरे एच बढ़ाने से वो जीरो होती है। एच को धीरे धीरे बढ़ाया तो एक पॉइंट पे जाकर, इस वाले पॉइंट पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई। यहाँ पर एक एच की कुछ वैल्यू है, माइनस में कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू पर बची हुई मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग जीरो। ठीक है, तो यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है इन फिगर 5.14 retentive magnetic field is was 1.2 टेस्ला। ठीक है, the domains are not completely randomized even though the external field has been removed, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बच गई थी। अब करंट को रिड्यूस करा सोलेनॉइड में, रिवर्स डायरेक्शन में ले गए, तो certain domains are now flipped until the net magnetic field inside stands nullified. This is represented by the curve B to C। तो B से C का जो ये कर्व है यही बता रहा है। The value of H at C is called coercivity। तो C वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ रेड डॉट से शो करा है, इस पॉइंट पे जो H की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ये कोर्सिविटी बता रही है कि रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए आपको कितना H लगाना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नीडेड टू मेक द रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। क्या है पॉइंट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अपन, जस्ट सेकंड, ये सब हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद सेम चीज आगे चलते जाती है ना। अब क्या होता है, सर्टन ये कोर्सिविटी के बाद as the reverse current is now increased the magnetic in the magnitude, we once again obtain saturation in the opposite direction। तो कर्व CD यही शो कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है। उसके बाद फिर सेम कहानी फिर से चलती है, तुम यहाँ H को फिर धीरे धीरे जीरो करते हो तो यहाँ पे फिर रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। फिर उसको जीरो करने के लिए कोर्सिविटी वाले यहाँ पर H लगाना पड़ता है। फिर इस डायरेक्शन में मटेरियल मैग्नेटाइज होकर सेचुरेट होता है। तो स्टार्टिंग वाला कर्व कभी फॉलो नहीं होगा, अब यही वाला कर्व बार बार फॉलो होते रहता है। बार बार मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करो तो यही वाला कर्व फॉलो होते रहता है। समझे? कर्व हमेशा अब ए से बी, डी, बी, सी, डी, ई, फिर ए, ऐसा कर्व चलते रहता है। ठीक है, और ये साइकिल रिपीट करते जाता है, और ओ ए कर्व कभी रिपीट नहीं होता। नहीं बेटा, नहीं, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों हर बार सेम आती है, वो ग्राफ ऊपर नीचे सब तरफ सिमेट्रिक है। हर बार सेम आएगी कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी। क्लियर? सर सर जैसे हर हर बार अपन ने उसको मैग्नेटिकली अपन ने उसको एच बढ़ाया और फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, फिर जब अपन उसको वापस जब अपोजिट एच लगाएंगे तो तब तब भी ऐसा जरूरी थोड़ा है कि उतने ही डाइपोल्स रिवर्स हो जाएं, ताकि फिर कोर्सिविटी और ये सब सेम ही रहे। नहीं नहीं, वो सेम ही रहता है। आप सेचुरेशन तक लाने के बाद रिवर्सल चालू कर रहे हो ना, आपने देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इधर सेचुरेट करा, उसके बाद रिवर्सल स्टार्ट करा, तो सेचुरेशन पे क्या हो गया कि सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। देन आपने एच को धीरे धीरे जीरो करा, तो एच को जीरो करने पे क्या हो गया कि कुछ डोमेन रैंडम डायरेक्शन में आ गए, तो अब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गई। देखो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई नहीं है, ग्राफ ध्यान से देखो, ये बहुत ऑलमोस्ट ऊपर तक ही पहुंच रहा है,
बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड कोर्सिविटी वाली दैट वाज 1.2 टेस्ला और जो मैक्सिमम थी वो 1.5 टेस्ला थी, समझे? तो डोमेन सबके सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, फिर तुमने धीरे धीरे एच को डिक्रीज करा तो डोमेन्स को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब आपस में अलाइन हो चुके, छोटे मोटे कुछ थोड़ा सा एनर्जी की वजह से थोड़ा मोटा कम हो गई, छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड में रिडक्शन आ गया, समझे? तो अब अपोजिट डायरेक्शन में भी तुम जब उनको अलाइन करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा फिर। इसलिए हमेशा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी सेम ही आएगी दोनों साइड से। ओके, चलो और कोई डाउट? जो भी डाउट हो पूछना चाहिए, अगर आपको क्लियर नहीं है वापस से पूछ सकते हो, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो बोल सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। फिर आपको फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच बी इज नॉट यूनिक बट इट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। एक पर्टिकुलर एच की वैल्यू पे देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो 100 वाली वैल्यू पे देखो, 100 वाली वैल्यू पर दो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में पॉसिबल है, तो पहले क्या था उस हिसाब से दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो फिनोमेना है, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। ये जो लूप बनता है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व या बीएच कर्व या सिंपली हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। क्या क्लियर है? ओके, अब एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, आप लोग उसको अलग से लिख लीजिए। देखो, मटेरियल को हम सेचुरेटेड मैग्नेटिक स्टेट से ए वाली स्टेट से घुमाकर यहाँ लाए, डीमैग्नेटाइज करके उल्टा मैग्नेटाइज करा, फिर वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करा, तो इस पूरी चीज को बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन, फिर रिवर्स डीमैग्नेटाइजेशन, जो पूरा एक साइकिल होता है। इस साइकिल में मटेरियल को आपको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में कुछ हीट एनर्जी जनरेट होती है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, सब एनर्जीज लॉस्ट, सम एनर्जीज लॉस्ट। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है। कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितना हीट जनरेट होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ दिस कर्व के। जितना ज्यादा एरिया इस कर्व का होगा, मतलब ये जो अंदर एरिया बन रहा है जितना ज्यादा, उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू the heat energy lost in the cycle of magnetization and demagnetization. बोलो, क्या क्लियर है सबको? वेरी गुड। इसको थोड़ा सा और मैं आगे एडवांस ले जाऊं तो हीट एनर्जी जो जनरेट होती है मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में यूनिट वॉल्यूम में जो हीट एनर्जी जनरेट होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ लूप ऑफ हिस्टेरिसिस, एरिया ऑफ बीएच कर्व। ठीक है, हीट एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ बीएच कर्व। ये जो बीएच कर्व का एरिया है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट एनर्जी जनरेटेड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये लिख लो। इस पे क्वेश्चंस वैसे तो अभी तक ज्यादा आए नहीं है, पर कभी आ जाए। नीट में पूछते हैं इस पे क्वेश्चंस को, नीट पे आए हुए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, तो जेई में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको याद रख लीजिए। चलो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिखिए, द वर्ड हिस्टेरिसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड, नॉट हिस्ट्री। चलो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करा क्या सबने? ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ सब। अब जितनी भी चीजें यहाँ पे इरेज कर दी मैंने। अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन अपन पढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, स्टार्ट करें निमित। Permanent magnets and electromagnets.
Substances which are at room temperature retain their ferromagnetic property for a long period of time are called permanent magnets. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मटेरियल बहुत देर तक, बहुत ज्यादा समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते, उन्हें बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, जैसे कि आप सबने यूज करा है स्पीकर्स, स्पीकर्स में जो मैग्नेट्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट बनाते कैसे ये समझते हैं अपन। Permanent magnets can be made in a variety of ways. One can hold an iron rod in the north-south direction and hammer it repeatedly. This method is illustrated in figure 5.15. The illustration is from a 400-year-old book to emphasize that the making of a permanent magnet is an old art. One can also hold a steel rod and stroke it with one end of a bar magnet a large number of times, always in the same sense, to make a permanent magnet. ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या दिए कि आप एक है ना आयरन रॉड लो जिसको आपको मैग्नेट बनाना है, और उस आयरन रॉड पर एक है ना बार मैग्नेट लो, और बार मैग्नेट का जैसे मान लो नॉर्थ पोल है, तो उस नॉर्थ पोल को इस पे स्लाइड कराओ, फिर मैग्नेट को घुमाकर वापस लाओ और फिर से स्लाइड कराओ, बार बार सेम डायरेक्शन में नॉर्थ पोल को उसको स्लाइड कराते जाओ। इससे धीरे धीरे वो हो सकता है मैग्नेट बन जाए, है ना। ये स्कूल्स में बताया है, 7th क्लास में बता देते हैं ये वाली मेथड। तो शायद आपने कभी ट्राई भी करा था क्या ऐसा कभी ट्राई, मैग्नेट बनाने की कोशिश करी थी कभी। स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आता है कि यार अपन खुद मैग्नेट बना सकते हैं। रिपीट कर दीजिए। हाँ, मेरा भी बना नहीं था, बिल्कुल सही कहानी में। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, ये कोई हमारे पास आयरन की हमारे पास रॉड है जिसको आप चाहते हो मैग्नेट बनाना, तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए क्या करो, बार मैग्नेट को इस पर टच कराओ, और ये जो नॉर्थ पोल टच कराया ना, तो नॉर्थ पोल को बार बार ऐसे घुमाते जाओ, इस पे नॉर्थ पोल को घुमाते जाओ, बार बार इस पर टच करा के नॉर्थ पोल को स्लाइड कराओ, और फिर वापस लेके आओ, फिर नॉर्थ पोल को उसी डायरेक्शन में स्लाइड कराओ, बार बार एक ही डायरेक्शन में उसे घिसते रहो, तो मैग्नेट बन जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई करा था, नहीं बना था, पर कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि उनका बना था। तो इट माइट बी कि हमने वीक मैग्नेट लिया हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके होता हो, है ना। अभय बोल रहा है बन गया था, यस बनता भी है, कई बच्चे बता रहे थे मुझे बनता है, बिल्कुल सही। चलो, तो आगे आगे बात करते हैं अपन अब। An efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current. The magnetic field of the solenoid magnetizes the rod. ये ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें ना आपको डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, घर वाले करंट से नहीं हो पाएगा, घरों में एसी आता है। ठीक है, तो डीसी से ये चीज कर सकते हो, तो सेल वेल या कार की बैटरी से जो करंट आता है उससे कर सकते हो। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। The hysteresis curve allows us to select suitable materials for permanent magnets. The material should have high retentivity so that the magnet is strong, and high coercivity so that the magnetization is not erased by stray magnetic fields, temperature fluctuations, or minor mechanical damage. Further, the material should have a high permeability. Steel is one favored choice. It has a slightly smaller retentivity than soft iron, but this is outweighed by the much smaller coercivity of soft iron. Other suitable materials for permanent magnet. हाँ, सॉफ्ट आयरन की जो कोर्सिविटी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब सॉफ्ट आयरन को आप है ना अगर मैग्नेटाइज कर दो तो डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी कोर्सिविटी क्योंकि कम है। ठीक है, तो स्टील यूज करते हैं जनरली अपन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि स्टील में थोड़ा मैग्नेटाइजेशन कम होता है, उसमें रिटेंटिविटी उतनी नहीं है, तो उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा, लेकिन वो काफी देर तक रह पाएगा। सॉफ्ट आयरन तो बहुत जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसको यूज भी नहीं कर पाओगे और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसलिए स्टील को चूज करते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और उससे अच्छा बन जाता है एलनिको, कोबाल्ट, टिकोनल एटसेट्रा। ठीक है, चलो तो ये कुछ अपन ने एग्जांपल्स बात करी। आगे Core of electromagnets are made of ferromagnetic materials which have high permeability and low retentivity. Soft iron is a suitable material for electromagnets.
On अच्छा, placing a इसमें soft इसमें इसमें इन्होंने बोला लो रिटेंटिविटी चाहिए। लो क्यों चाहिए? सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं? उसकी तो कोर्सिविटी बहुत कम होती है, वो तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ऐसा क्यों लेते हैं? हाँ, निमित सही बोल रहा है, ताकि ओनली ड्यूरिंग करंट वो मैग्नेट रहे। बिल्कुल सही है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई क्रेन है और क्रेन में आपने वो एक ऐसा कुछ आगे पीस लगा रखा है जिसको आप मैग्नेट बनाते हो। जब वो मैग्नेट बनता है तो नीचे कोई कार वार खड़ी हुई है तो वो कार को ये अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो ये कार ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब तुम उसको है ना मैग्नेट, अगर तुमने वहां पे स्टील जैसा कोई मटेरियल ले लिया जो परमानेंट मैग्नेट बन गया, तो क्या हो गया कि कार छोड़ोगे तो छूटेगी नहीं, है ना। आप एक जगह से कार को उठाकर दूसरी जगह रखना चाह रहे हो तो कार तो चिपकी रह जाएगी मैग्नेट से, रिमूव कैसे होगी मैग्नेट से? इसलिए वहां पे ना लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, हाई जिनकी कोर्सिविटी भी बहुत कम है, ऐसे मटेरियल चूज करते हैं ताकि जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी करा सको आप उनको। समझे बात? सॉफ्ट आयरन इसके लिए बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? निमित को तो आ गया, वेरी गुड। ऋतिक को भी आ गया। चलो, तो आई होप कि सबको आया है। आगे बढ़ते फिर। On placing a soft iron rod in a solenoid and passing a current, we increase the magnetism of the solenoid by 1,000-fold. When we switch off the solenoid current, the magnetism is effectively switched off since the soft iron core has a low retentivity. The arrangement is shown in figure 5.16. ठीक, उन्होंने तो कोई फिगर विगर बनाया है जिसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब जब उन्होंने करंट ऑन करा तो मैग्नेट बन गया, जब करंट स्विच ऑफ करा तो मैग्नेट खत्म हो गया। तो ऐसे चाहते करना। ठीक है, चलो फिर आगे भी एक पॉइंट है, ये भी हमारे बहुत काम का है। In certain applications, the material goes through an AC cycle of magnetization for a long period. This is the case in transformer cores and telephone diaphragms. The hysteresis curve of such materials must be narrow. The energy dissipated and the heating will consequently be small. The material must have high resistivity to lower eddy current losses. You will study about eddy currents in chapter 6. ठीक है, तो एडी करंट के बारे में आपको सोचना नहीं है, वो तो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर हम उसमें भी यूज करते थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, सेम रीजन की वजह से। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा है ना, आप देखना एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है, ये कुछ ना लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, ये अभी साइड में लिंक दिख रही है, इंडिया मैग्नेटिक फील्ड की एक लिंक दिख रही है ना। ये देखो एक लिंक दिख रही है आपको, तो ये देखना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें कभी मिल जाती हैं इन पे। ठीक है, तो आप पूरे एनसीईआरटी में देखना, आपको ऐसी लिंक मिलती है, ब्लू बॉक्सेस में कुछ कुछ लिखा रहता है, तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें होती है। चलो, और जैसे ये फिगर में आप यहाँ पढ़ोगे कि क्या लिखा है, तो ये विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट का नाम लिखा है। एक्चुअली इन्होंने ही मैग्नेटिज्म में ज्यादा स्टडी करी थी, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डिप एंगल, डिक्लिनेशन, ये सब इन्होंने ही बताया था, है ना। तो मतलब काफी सारी चीजें एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है जो अगर अपन ऐसी शॉर्ट में पढ़ो तो समझ ही नहीं आएगा आपको, आप भूल जाओगे, देखोगे नहीं, है ना। बहुत ध्यान से देखना चाहिए एनसीईआरटी को। चलो नेक्स्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन अपना। Mapping India's magnetic field. Because of its practical application in prospecting, communication, and navigation, the magnetic field of the Earth is mapped by most nations with an accuracy comparable to geographical mapping. In India, over a dozen observatories exist, extending from Trivandrum in the south to Gulmarg in the north. These observatories work under the aegis of the Indian Institute of Geomagnetism in Kolaba, Mumbai. The IIG grew out of the Kolaba and Alibag observatories and was formally established in 1971. The IIG monitors, via its nationwide observatories, the geomagnetic fields and fluctuations on land and under the ocean and in space. Its services are used by the Oil and Natural Gas Corporation Limited, ONGC,
the National Institute of Oceanography (NIO), and the Indian Space Research Organization (ISRO. It is a part of the worldwide network which ceaselessly updates the geomagnetic data. Now, India has a permanent station called Gangotri. ठीक है. So कई सारी ऑब्जर्वेटरीज है इंडिया में. जो कौन ऑपरेट करता है? IIG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म. तो मुंबई में है ये, और इसका एक बड़ा सा ऑफिस है नवी मुंबई में, है ना. वहां पर अंदर ना एक बहुत बड़ा सा मैप है. उस मैप पे इंडिया के हर लोकेशन पे मैग्नेटिज्म का वहां पे चार्ट बना हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखने में बहुत मजा आता है. तो मैंने जब पहली बार देखा था तो बहुत मजा आया था. चलो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है IIG, ध्यान रखना. बस अपना ये चैप्टर फिनिश. अब इस चैप्टर में हमने NCERT से सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आज बिगिनर बॉक्स 1 डिस्कशन की बात करी थी. तो BB1 में बार मैग्नेट्स और उसके रिलेटेड चीजें थी. आई होप कि सब बच्चे करके लाए हैं. BB1 डिस्कस कर ले. चलो BB1 निकाल लीजिए जल्दी से. BB1 डिस्कस करते हैं हम. देख लीजिए जल्दी से. BB1 में कोई डाउट है तो बताइए. हरीश पूछ रहा है NCERT एक्सरसाइज कंपलसरी है क्या? NCERT की एक्सरसाइज फ्री हो आप करने के लिए, मतलब मुझे तो लगता है कि करना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि NCERT में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल तक के होते हैं. ठीक है. कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी होते हैं. तो कई बार हम NCERT को सोचते हैं कि स्कूल ऐसी किताब है. ऐसी नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बुक है NCERT. और क्वेश्चंस का कुछ जो NCERT के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं कई बार. उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है. तो उन कॉन्सेप्ट से आपको गो थ्रू होना ही चाहिए. तो इसके लिए भी NCERT कर लेना चाहिए. हम वैसे क्लास में सारी चीज करवा देते हैं आपको ऐसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है NCERT. लेकिन अगर आपको लगे कि भाई मेरे को मिनिमम कुछ करना है तो कम से कम NCERT तो करना ही चाहिए. ठीक है. चलो, सो बिगिनर बॉक्स 1 आप मॉड्यूल ओपन कर लीजिए आपके पास. देखो मैं शेयर कर देता हूं. शेयर नहीं, पहले ऐसे ही देख लो. BB1 ओपन कर लो आपके पास, और कोई डाउट हो तो बताओ. BB1 में BB1 नो क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझको. एनी डाउट इन बिगिनर बॉक्स 1? देखो अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डायपोल दे रखा है 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. What is the magnitude of the magnetic induction in air at a distance 10 centimeter from the dipole on a line making an angle 30 degree from the axis of dipole? तो आपको इसमें जनरल फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा फॉर्मूला आ जाएगा. वो आ जाएगा μ0/4 पाई m/r³ into रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1. क्या आता है वो आप याद होना चाहिए आपको. ठीक है. कॉस का ही आता है जितना मुझे तो याद है. तो अब हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो बस. μ0/4 पाई क्या होता है? 10⁻⁷. m दिया है, डिस्टेंस दे रखी है, हो जाएगा. मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम है. हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सब एक ही चीज है. पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफरेंट. मैग्नेटिक इंटेंसिटी H होता है. ठीक है. और मैग्नेटाइजिंग फील्ड ना, नाम में ये सब कंफ्यूजन होता है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा हुआ आपने पूछ लिया. चलो, और कोई डाउट BB1 में? और कोई डाउट? करी है कि नहीं BB1 अभी? ईमानदारी से बताओ. ऋतिक ने बोल रहा है करिए. वेरी गुड. निमित ने भी करी है. गुड. आयुष आपने करी है? पार्थ ने करी है. सानिध्य ने करी है. गुड.
4 बच्चों का रिप्लाई आया मेरे पास, अभी करिए। आयुष, ओके, सो बिगिनर बॉक्स 1 मतलब कंप्लीट। अब अगर आप मॉड्यूल को देखें, कल दोनों बिगिनर बॉक्स कर लेंगे, ठीक है, करिएगा। अब आप मॉड्यूल को अगर देखें तो आपके मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगा मुझको, इलस्ट्रेशन 7, सारे ही इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, पर इलस्ट्रेशन 7 पे मैं आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहूंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़िए जरा इलस्ट्रेशन 7। कंसीडरिंग अर्थ इज अ शॉर्ट, मैं पेज नंबर बता देता हूं आपको, इट इज ऑन पेज 7, इलस्ट्रेशन 7 ऑन पेज 7। Considering earth is a short bar magnet, show that the angle of dip theta is related to the magnetic latitude lambda as tan theta equal to 2 tan lambda। तो आपको ये शो करना है कि मैग्नेटिक लैटिट्यूड लैम्डा के साथ एंगल ऑफ डिप का रिलेशन है कुछ। अब ये मैग्नेटिक लैटिट्यूड क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ना लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने इसी तरह की चीजों के लिए बता दिया था, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, अर्थ का अपना एक ज्योग्राफिकल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है, सॉरी, दैट इक्वेटोरियल प्लेन से कोई पोजीशन किस एंगल पर है उसको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड एंगल। बिल्कुल वैसे ही अर्थ का एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, कोई पोजीशन मैग्नेटिक इक्वेटर से कितने एंगल पर है, मैग्नेटिक इक्वेटर से कितने एंगल पर है, वो मैग्नेटिक लैटिट्यूड हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक इक्वेटर और ये मैग्नेटिक लैटिट्यूड, ठीक है। मान लो हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट का, हम यहाँ से किसी एंगल, ये लैम्डा है तो इधर 90 माइनस लैम्डा एंगल हो जाएगा। अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m था, तो इसकी वजह से यहाँ पर तुम जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट होगा और इधर कंपोनेंट होगा वो लिख सकते हो कि नहीं, इस बार मैग्नेट का इधर कंपोनेंट उधर कंपोनेंट लिख सकते हो ना, m का इधर cos ये वाला तो साइन में लिख देना, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m sin lambda by r क्यूब हो जाएगा, and this magnetic field will be mu naught by 4 pi m cos lambda upon r क्यूब हो जाएगा। इस मैग्नेट के कंपोनेंट लेके ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इनका रिजल्टेंट, उसका इस लोकेशन के हॉरिजॉन्टल से एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डिप, दैट इज एंगल ऑफ डिप, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल, एंगल ऑफ डिप, तो इस एंगल का रिलेशन निकाल सकते हो अब आप cos लैम्डा के साथ में, समझ में आ रहा है क्या, है ना। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको देखो मैंने बताया इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे ही अच्छे क्वेश्चन है यार, तो आप करिए सारे क्वेश्चंस करिए इसके इलस्ट्रेशंस के, ठीक है। चलो उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलूंगा देखने का, आप आइए पेज नंबर 11 पे 11, थोड़ा शोर हो रहा है कहीं ढोल वोल बज रहे, पेज नंबर 11 पे आइए। देखो एक टेबल दी है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की, ये पूरी टेबल अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप, ये बहुत काम की टेबल है हमारे लिए, ये सारी चीजों को समराइज करके हमको दे देती है। इलस्ट्रेशन को है ना, आप पहले तो सॉल्यूशन मत देखो, पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नहीं आए तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, अदरवाइज डाउट पूछ सकते हो मुझसे आप, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन जरूर एक बार गो थ्रू सारे इलस्ट्रेशन से होना है, नहीं आया तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। चलो तो मैं एक टेबल बता रहा हूँ पेज 11 पे, ये टेबल जरूर अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी प्रॉपर्टी समराइज फॉर्म में मिल जाती है अपन को, है ना। 11 और 12 नंबर पेज पे भी जा रही है वो, इज दैट क्लियर, ओके। तो अब इसके सारे बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइज सब कंप्लीट करो,
जो भी चीज है इसके अंदर एनसीईआरटी कॉर्नर तक भी इसका पूरा करो, ठीक है। एक एक चीज जो मॉड्यूल में दी है, एक एक चीज आपकी पढ़ी हुई होना चाहिए। इज दैट ओके? यस, वेरी गुड। तो अपना चैप्टर ये फिनिश। हम मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे, पर मंडे को पहले इसका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैकेनिक्स भी बहुत सारा इन्वॉल्व हो जाता है। अब तक जो भी पढ़ा है वो सब इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से आने के लिए पुराना पेंडिंग सारा वर्क पूरा कर लीजिएगा, है ना। चलो, तो मंडे को इसका डिस्कशन पूरा करेंगे और फिर ईएमआई स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज अपन यहीं पे रुक जाते हैं, ओके। और कल अपन डिस्कशन क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि परसों टेस्ट है आपका, तो कल आप ऐसे ही यू भी लेट है क्लास अपनी, तो कल डिस्कशन क्लास नहीं रखेंगे, है ना। आज कर ली थी अपन ने यूबी। चलो, ओके बच्चों।